नमस्ते बच्चों। तो कल अपन इसका अध्याय जो अपनी भौतिक भूगोल का एक था वो अपन कंप्लीटली पूरा कर चुके हैं। आशा है आपने छोटे वाले क्वेश्चन और बड़े वाले प्रश्न जरूर एक बार लिख करके देखे होंगे या उनकी प्रैक्टिस की होगी। आप एक बात का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन है वो अपने नोट से हो जाएंगे, ये मुझे पता है, पक्का विश्वास है। लेकिन हूबहू कई लाइनें नहीं मिलती जैसा आप संजीव में मिलाते हो। आपने संजीव में पढ़ा है तो संजीव में उत्तर आपको नहीं खोजने हैं। अगर मिले ना ना उसमें भी तो आपको क्या करना है, किताब में ही उसका उत्तर खोजने का प्रयास करना है। जब किताब में उत्तर आप खोजोगे ना तब तक आपको ऐसे पता चल जाएगा कि अपन को उत्तर चाहिए क्या। संजीव में जो आप जब अपन उत्तर खोजते हैं तो उसमें क्या करते हैं, संजीव में जैसा लिखा होता है वैसा ही अपन कॉपी में लिख देते हैं या वैसा याद करना कर लेते हैं। अपन को उसका सेंस पता ज़्यादा नहीं चलता। लेकिन जब किताब से आप करोगे तो कुछ और चीज़ें भी जानोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज अपन अध्याय 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो आ जाओ फिर करते हैं। तो इसमें पहला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ आरंभिक सिद्धांत आए। अपन को सबसे पहले अपन क्यों सोचेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से अपन को पता चला कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस से हुई है। तो इस संबंध में अपन ने सोचना प्रारंभ किया अपने दिमाग से। अपन क्या, आप छोटे होते थे तब अपने घर वालों से पूछते थे ये तारे रात को क्यों टिमटिमाते हैं, ये दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं, चंद्रमा रात को क्यों उदय होता है और सूर्य दिन में क्यों उदय होता है, कभी ठंडा क्यों होता है तो कभी गर्म क्यों होता है। इन सभी चीज़ों की अपन जानकारी लेने वाले हैं भूगोल विषय में। और इन चीज़ों का आरंभ कहाँ से हुआ, तो अपन कहते थे कि ये तारा रात को क्यों चमकता है, ये तारा किस चीज़ का बना हुआ है। तो उसी संबंध में वैज्ञानिकों ने या भूगोलविदों ने भी सोचा कि ये तारे क्यों चमकते हैं, ये रात को ही क्यों चमकते हैं और इन तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो अपन भी उन्हीं सिद्धांतकारों को देखने वाले हैं। इसी संबंध में पहला मत है इमैनुअल कांत का, जो क्या कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो उनका क्या कहना है, वो कहते हैं कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में सूक्ष्म धूलकण थे। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में छोटे छोटे धूलकण थे। कालांतर में गुरुत्व बल के कारण ये धूलकण संघनित हुए और जब ये धूलकण संघनित हुए तो उनका एक पुंज का निर्माण हुआ। एक पुंज का निर्माण हुआ जिसे अपन निहारिका के नाम से जानते हैं। निहारिका का मतलब एक छोटी तस्तरी नुमा कोई आकृति, मतलब ऐसी कोई आकृति, इसका निर्माण हुआ। इनके अनुसार अंतरिक्ष में धूलकणों का पुंज था और पुंज का निर्माण हुआ और उसका नाम था निहारिका। अत्यधिक संकुचन और संघनन के कारण पृथ्वी ग्रह का निर्माण हुआ और अन्य ग्रहों का भी निर्माण इसी प्रक्रिया के तहत हुआ। यह कहना है अपने इमैनुअल कांट साहब का। तो क्या यह तथ्य आज सही है? नहीं, इसके बारे में आज बहुत सी अलग परिभाषाएं आ चुके हैं। जो ये अपने हैं आरंभिक सिद्धांत और अपने आधुनिक सिद्धांत अलग अलग आ चुके हैं। जो अपन तथ्यों के साथ उस पर विश्वास किया जा सकता है, उसका खोज एवं विश्लेषण इनसे ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है भविष्य में नए सिद्धांत भी अपने को देखने को मिले, लेकिन अभी तक इन सिद्धांतों के मुताबिक वो सिद्धांत नए वाले हैं जो ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनका ये कहना था कि क्या भाई, पहले पृथ्वी सूक्ष्म धूलकण थे अंतरिक्ष में और गुरुत्व के कारण यानी गुरुत्व बल के कारण वो नजदीक आए और नजदीक आने के कारण एक घूमती हुई तस्तरिया का धूलकणों का पुंज निर्मित हुआ। जो वो इकट्ठे होते हैं वो पुंज निर्मित हुआ और उन पुंजों को अपन क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। और निहारिका में संघनन और अत्यधिक आकर्षण के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद आते हैं लाप्लेस, जो इसी के सहयोगी है लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक पुंज था, पुंज कण थे आपस में, पुंजों का निर्माण हुआ। लेकिन जब वो पुंज निर्माण हुए तो कण आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। तो जो कण ऐसे टकराएंगे, सभी कण
तो कण यहाँ से इसके मिलेगा तो इस कण को इधर घुमा देगा। तो उन्होंने कहा कि घूमती हुई तस्तरी यानी घूमती हुई निहारिका का निर्माण हुआ जब धूल के कण आकर्षित हुए गुरुत्व द्वारा। तो फिर उसके आगे उन्होंने कहा कि घूमती हुई तस्तरी, और जब कण टकराए तो उससे उष्मा भी उत्पन्न हुई। तो उससे उष्मा के उत्पन्न होने से तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने के कारण ही आज अपनी पृथ्वी में भी तापमान मौजूद है। ग्रह अंदर से गर्म है और उसी कारण तापमान का निर्माण हुआ, और उसी कारण संगणन के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। उन्होंने ये इसमें बदलाव किया। इसमें इन्होंने क्या किया, घूमता हुआ नेबुला था, धूल कण आकर्षित हुए, धूल कण आकर्षित हुए घूमती हुई धूल कण आकर्षित हुए तो उससे क्या हुआ, घूमता हुआ नेबुला बना, या घूमती निहारिका। और जब कण घूमते हुए मतलब आपस में टकराए तो उससे घूमती हुई निहारिका बनी, और जब वो कण आपस में टकराए तो उससे उष्मा भी उत्पन्न हुई जो आज ग्रहों में आंतरिक रूप में मौजूद है। उसके बाद मत आता है द्वितारक सिद्धांत का, जो चैम्बरलिन और मोल्टन लेकर, ये दोनों वैज्ञानिक लेकर के आते हैं। और ये मत है अपना लगभग 1900 ईस्वी का। ये कब का है, अपना 1796 का, ये लगभग 1900 ईस्वी का। ये क्या कहते हैं, द्वितारक सिद्धांत। चैम्बरलिन और मोल्टन का कहना है कि जब सूर्य था उसका एक कोई साथी तारा यानी भ्रमणशील तारा जो सूर्य के नजदीक से गुजरा, उन दोनों सूर्य और उस तारे के आकर्षण के कारण सूर्य का पदार्थ अलग हो गया, कुछ उस तारे का पदार्थ अलग हो गया जो शिगार के रूप में निर्मित हुआ, और फिर वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। उन्होंने तथ्यों या समझाने के तौर पे इन बातों का इस्तेमाल किया कि जब वो शिगार के रूप में हुआ तो बीच से मोटा रह गया, और जो साइड में ज्वार जो थे वो पतले रह गए, और कालांतर में घूमते घूमते संगणन के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। और जब वो बीच से मोटा था तो सबसे बड़ा अपना ग्रह बृहस्पति बीच से मोटा है, और पास वाले ग्रह अपने छोटे हैं। तो ये सिद्धांत द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा तारा आया, वो सूर्य के नजदीक से गुजरा, सूर्य का कुछ द्रव्यमान उसने अलग किया, वो द्रव्यमान क्या एक शिगार के रूप में परिवर्तित हो गया, और फिर वो कालांतर में संगणन द्वारा उसके ग्रहों का निर्माण हुआ। वो शिगार के रूप में परिवर्तित हुआ, यानी बीच से मोटा था, और बीच से मोटा होने के कारण बीच के ग्रह मोटे बने और पास के ग्रह छोटे बने। यह सिद्धांत है चैम्बरलिन और मोल्टन का। आशा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत। ये कौन देता है, तो जेम्स जिन्स एंड होराल्ड जेफरी ये सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इनका क्या कहना है कि सूर्य घूर्णन कर रहा था, घूर्णन के कारण सूर्य का कुछ पदार्थ है वो सूर्य से बाहर निकला, और कालांतर में उस पदार्थ का संघनन हुआ, और संघनन के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। सूर्य के घूर्णन के कारण पदार्थ ज्वारीय रूप में सूर्य से अलग हुआ, कालांतर में संघनन के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। ये अपनी जेम्स जिन्स और होराल्ड जेफरी की परिकल्पना है। उसके बाद अंतरतारक धूल संकल्पना, ये सिद्धांत आता है। अंतरतारक धूल संकल्पना ओटो शिमिड और ये किसका है, ओटो शिमिड और कोर्लवाई जास्कर का है। तो इस सिद्धांत में उन्होंने न्यायिका परिकल्पना को संशोधित करते हुए कहा कि जब दो बड़े तारों का निर्माण हुआ, अधिकतर पदार्थ जो था वो तो बड़े तारों के अंदर गुरुत्व बल के कारण चला गया, लेकिन कुछ पदार्थ था जो ब्रह्मांडीय धूल के रूप में मौजूद रहा। कालांतर में वो पदार्थ भी गुरुत्व के कारण आकर्षित हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने ये कहा। निहारिका परिकल्पना का संशोधित रूप है, तारों के मध्य ब्रह्मांडीय धूल थी, यानी तारों के मध्य ब्रह्मांडीय धूल थी। एक तो सूर्य तारा है, एक कोई अन्य जो अपना तारा है, और अन्य भी तारे हैं। अधिकतर जो द्रव था ब्रह्मांड का वो तुम तारों में चला गया, लेकिन कुछ था जो बीच में रह गया, और उनसे अपने ग्रहों का निर्माण, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने ग्रहों का निर्माण हुआ। अपना तारा सूर्य भी इसी
इस पदार्थ से ब्रह्मांडीय धूल से घिरा हुआ था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बनी थी। ये ब्रह्मांडीय जो धूल है वो किससे बनी थी? हाइड्रोजन और हीलियम से। अपनी सबसे हल्के और छोटा जो तत्व है वो कौन सा, किसका होता है? हाइड्रोजन का। उसके बाद हीलियम का। सबसे छोटा से छोटा कौन? अपना नाभिक। उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन। और उससे भी छोटा जो, जिसको अपन हिग्स बोसोन नाम उसको दिया जाता है, हिग्स बोसोन। छोटे से सबसे छोटे से छोटा पदार्थ क्या होता है? हिग्स बोसोन, जो हाइड्रोजन के रूप में उपलब्ध था। वो आगे अपन उसमें पढ़ने वाले। तो ये ब्रह्मांडीय धूल किससे बनी थी? हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से। कालांतर में हाइड्रोजन और हीलियम का क्या हुआ? संघनन, और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। जब ये संघनित हुए तो इस हाइड्रोजन से हीलियम में बदला, तो इसमें परिवर्तन के कारण उष्मा का सृजन भी हुआ, जिससे से अपना जो सूर्य ग्रह है वो इसी तरीके से बना। तो इसमें ज़्यादा इनकी ज़्यादा मात्रा होने के कारण ये अभी तक अपन को उष्मा प्रदान कर रहे हैं, यानी अभी तक ये ज्वलनशील है और ये चमकते हैं। अपनी पृथ्वी के अंदर ये पदार्थ था कम, तो अपने छोटा ग्रह बन के और अपना ग्रह अब शांत हो गया। लेकिन उनमें अब तक ज्वाला उत्पन्न हो रही है, और अनुमान है कि 5 करोड़ अरब वर्ष तक सूर्य में ज्वाला उत्पन्न और होती रहेगी। सूर्य की एज 5 करोड़ अरब वर्ष और बची हुई है। और कालांतर में संगणन द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। कालांतर में क्या हुआ? संगणन द्वारा ग्रहों का निर्माण हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना क्या थी भाई? अपना सूर्य था, ये सूर्य अपनी गति घूम रहा था, तो घूमने के कारण इसका जो ज्वार था, ज्वारक पदार्थ था, वो ज्वारीय रूप में इससे दूर हुआ। और ये दूर हुआ तो भाई कुछ लोग कहते हैं ये दूर क्यों नहीं गया? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण इन चारों ओरों के और घूमता रहा। अपकेंद्रीय बल आप जानते ही होंगे। कभी आपने रस्सी में बांध के दगड़ भाटा जिसको बोलते हैं वो घुमाया आपने, तो वो क्या आपके हाथ पे ऊपर आते सीधे नीचे गिरता है? नहीं, वो चारों ओर घूमता रहता है। उसी को अपन अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। जैसे अपन का ये आई कार्ड है कोई, मान लो, तो अब तो इसकी गति ठीक है, शांत है, लेकिन जब इसको घुमाएंगे तो ये कौन सा हो गया? इसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो गया। ये घूमता है किस कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण ये घूम रहा है, ठीक है। वरना तो ये अपने से और दूर चला जाता, लेकिन अपकेंद्रीय बल के कारण ये इससे केंद्र से बंधा रहता है। तो ये भी ज्वार ज्यादा दूर ना जा करके अपकेंद्रीय बल के कारण बंधे रहे, और आज भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ये कालांतर में संगणन के द्वारा ग्रहों का निर्माण हो गया। अंतरतारक धूल संकल्पना ऐसी है, मतलब दो कोई ये अपने कोई ब्रह्मांडीय और अन्य तारे हैं, और इनके बीच ये कुछ अधिकतर धूल तो इनके अंदर चली गई, लेकिन कुछ बाहर रह गई। ये धूल क्या हुई? कालांतर में ये संघनित होते होते ग्रहों का निर्माण हो गया। किनका निर्माण हो गया? ग्रहों का निर्माण हो गया। ऐसे अपने ग्रह बन गए। ये अंतरतारक धूल संकल्पना। द्वितारक तो आप समझ गए होंगे कि एक तारा अपना सूर्य था और दूसरा तारा कोई अन्य तारा था। वो दोनों आपस में टकराव, वे दोनों आपस से गुजरे, और गुरुत्व आकर्षण के कारण उनका जो पदार्थ था वो अलग हुआ, और शिगार के आकार में वो परिवर्तित हो गया, और शिगार के आकार में परिवर्तित, और कालांतर में उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ, और ग्रह बन गए। बीच का ग्रह मोटा बन गया शिगार के आकार में होने के कारण, और पास के ग्रह, जो दूर के ग्रह थे, वो बीच से वो छोटे बन गए, ठीक है। इसका सीधा ही है एक सूर्य द्वितारक सिद्धांत, यानी दो तारे, ठीक है। एक तारा सूर्य, एक कोई अन्य भ्रमणशील तारा। वो तारा अपने सूर्य के नजदीक से गुजरा, और गुजरा तो उसकी गुरुत्व शक्ति थी, उसकी गुरुत्व शक्ति के कारण सूर्य का पदार्थ और उस तारे के पदार्थ खिंचाव हुआ, और वो अलग हो गए, और वो शिगार के रूप में कालांतर में परिवर्तित हुए। कालांतर में संघनन के कारण ग्रह बने। वो शिगार के रूप में परिवर्तित हो गया था, इसलिए बीच का ग्रह बड़ा, और आसपास के उसके बीच से दूर के ग्रह छोटे बन गए। जैसे अपना बृहस्पति ग्रह बड़ा है और दूर के ग्रह छोटे हैं। और निहारिका परिकल्पना ये आपको आ गई होगी समझ में कि ब्रह्मांड में धूल व्याप्त थी, और संघनन गुरुत्व के कारण वो क्या हुई? गुरुत्व के कारण आपस में खिंचाव हुआ, आपस में खिंचाव और संघनन के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ लाप्लेस ने कुछ परिवर्तन कर दिया कि धूलकण आकर्षित हुए, और आकर्षित होने के कारण आपस में टकराए तो वो घूमने लग गए, और साथ में टकराने के साथ साथ उसमें उष्मा भी उत्पन्न हुई। तो उष्मा का मतलब ग्रह
शुरुआती अवस्था में गर्म बने थे। ठीक है, तो इतना काम अपना हो गया। अब अपन ने पहले आरंभिक सिद्धांत पढ़े थे, अब अपन आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। अब अपन आधुनिक सिद्धांतों की ओर बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब अपन पढ़ने वाले हैं आधुनिक सिद्धांत। इससे पहले अपन आरंभिक सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं। अब अपन आधुनिक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं जिसके प्रमाण भी उपस्थित है, यानी बिग बैंग सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके प्रमाण अब भी उपस्थित है और यह सर्वमान्य सिद्धांत है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। ये दिया किसने था? जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। इनका क्या कहना था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने हेतु सबसे आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। यह सिद्धांत है, ये अपना कितने चरणों में है? 3 चरणों में है। 3 चरणों में अपन इसको समझने वाले थे। इसका मतलब क्या है कि पहले सभी जो पदार्थ है ब्रह्मांड का वो एक छोटे बिंदु में संकुचित था, एक ही बिंदु में संकुचित था। इस बिंदु का घनत्व अत्यधिक सूक्ष्म और ताप घनत्व यानी आकार तो अत्यधिक सूक्ष्म, ये बहुत छोटा था, आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, घनत्व एवं तापमान इसके अनंत थे। यानी आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे आज ब्रह्मांड बना है एक ही स्थान पर स्थित थे। आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, तापमान एवं घनत्व अनंत था। इसके बाद दूसरे चरण में क्या हुआ? इस गोले का विस्फोट हुआ। क्या हुआ? इस गोले का विस्फोट हुआ। इस छोटे गोलक में कालांतर में अत्यधिक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की प्रक्रिया के समय उसी समय ब्रह्मांड का बहुत ज्यादा अत्यधिक विस्तार हुआ। यह घटना 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई। कब हुई? 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हुई। ये अपन साइंस में फॉर्मूला पढ़ते हैं, एमसी स्क्वायर। ऐसे अपन उसमें साइंस में इस फॉर्मूले को जानते हैं, एनर्जी बराबर एमसी स्क्वायर। ठीक है, एमसी एनर्जी के बराबर जो अपन साइंस में पढ़ते थे एमसी स्क्वायर, यानी ऊर्जा पदार्थ में कैसे परिवर्तित होती है। आरंभिक 3 मिनट में पहले परमाणु का निर्माण हुआ। आरंभिक 3 मिनट में पहले परमाणु का निर्माण हो गया। तीसरे चरण में क्या है? 3 लाख वर्षों तक चला। ये क्या? 3 लाख वर्षों के दौरान क्या हुआ? 3 लाख वर्षों के दौरान 45,500 केल्विन तक तापमान है वो गिर गया। परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है, इसमें पहला जो पदार्थ बना होगा इस विस्फोट के दौरान वो कौन सा बना था? हिग्स बोसॉन। यानी परमाणु का भी छोटा भाग होता है अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो परमाणु में, और उसका भी छोटा भाग होता है हिग्स बोसॉन, वो अपना सर्वप्रथम बना होगा। और 45 और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण और ब्रह्मांड है उसमें जो धूल थी वो क्या हुआ? संघनन के कारण उस ग्रह पर केंद्रित हो गई। ब्रह्मांड है वो पारदर्शी हो गया। इसके बाद इस सिद्धांत को अपन समझते हैं थोड़ा। इसमें अपन एनसीईआरटी में उनका हब्बल साहब का जिक्र दिया हुआ है। इसका हब्बल साहब का हब्बल, तो इन्होंने क्या किए थे? इस बिग बैंग सिद्धांत के प्रमाण प्रस्तुत किए थे। प्रमाण किसने दिए थे? बिग बैंग सिद्धांत के प्रमाण कौन देता है? हब्बल। इन्होंने क्या कहा कि एक गुब्बारा लो, ये गुब्बारा पहले तो क्या होगा? छोटा होगा। पहले तो क्या होगा? ये गुब्बारा छोटा होगा। इस पर अपन लाल, और फिर क्या करो? इसके ऊपर डॉट लगा दो। जैसे अपन ने ये 4 डॉट लगा दिए। फिर इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड विस्तार के संबंध में दिया इन्होंने ये सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि अब इस गुब्बारे में आप हवा भरो। तो हवा भरोगे तो ये गुब्बारा क्या हो जाएगा? अपना ये गुब्बारा ऐसे फैल जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जब आपने गुब्बारे के ऊपर निशान लगाए और उसमें हवा भरी तो गुब्बारा क्या हुआ? बड़ा हुआ। और बड़े होने के साथ साथ जो आपने डॉट इस गुब्बारे पे लगाए थे वो भी इसके साथ साथ दूर होते गए, यानी उसके साथ साथ इसका भी दूरी बढ़ती गई। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। यानी
गुब्बारे से हवा भरने से ये दूर दूर जा रहे हैं, तो यानी आज भी निहारिकाएं दूर दूर जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसमें एक एक्सेप्शन है, यानी उसका एक अपवाद भी है। वो क्या है कि जब अपन हवा भरते हैं तो गुब्बारे में क्या है, जो अपन ने डॉट लगाए थे यानी जो बिंदु अपन ने लगाए थे वो भी साथ साथ बड़े होते हैं, लेकिन निहारिकाओं का आकार परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एक दूसरे से उनकी दूरी बढ़ती रहती है। उसके बाद इन्होंने स्थिर अवस्था संकल्पना सिद्धांत दिया। किसने? होयल साहब ने। किसने सिद्धांत दिया? होयल साहब ने स्थिर अवस्था संकल्पना सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा एक बाल्टी की तरह है, जैसे कि आप एक बाल्टी लो, एक बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है और नीचे से इसमें एक पाइप लगा दो, ठीक है, और ऊपर से आप पानी इसमें डालते रहो, तो नीचे से क्या होगा, पानी ऊपर से आता रहेगा और नीचे से पानी जाता रहेगा। लेकिन ये हमेशा बाल्टी में इतना पानी बना ही रहेगा, एक समान पाइप होगी और एक समान पानी के अंदर से आने की गति होगी, तो वो पानी उतना ही बना रहेगा। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि ना तो निहारिकाएं बड़ी होती है ना छोटी होती है, ब्रह्मांड हमेशा ऐसा ही था। तो इन्होंने ये इस आधार पर कहा, लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना। बिग बैंग सिद्धांत वालों ने इस सिद्धांत को नहीं माना। उन्होंने क्या एक इसके प्रमाण के रूप में उन्होंने रेड शिफ्ट प्रभाव को मतलब प्रमाण के रूप में रखा कि रेड शिफ्ट प्रभाव के आप देख सकते हो, जब कोई पिंड अपने नजदीक आता है तो दूर से उसका जो प्रकाश हो रहा होता है वो अपन को कैसा दिखाई देता है, तो वो अपन को नीला दिखाई देता है। अगर कोई पिंड अपन से दूर जाता है तो वो पिंड अपन को कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसी को रेड शिफ्ट प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यानी कोई वस्तु अपने नजदीक आ रही है तो वो कैसी दिखाई देगी, नीली, और कोई वस्तु अगर दूर जा रही है तो वो किस रंग की ओर परिवर्तित होती दिखाई देगी, लाल रंग में परिवर्तित होती दिखाई देगी। तो इस प्रमाण के आधार पर इन्होंने यह बिग बैंग सिद्धांत वालों ने यह प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इनके अनुसार है वो ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है और ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा ही था। ब्रह्मांड आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार, ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है कि आकाश गंगा उनके बीच की दूरी का विस्तार हो रहा है। इन्होंने कहा है ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि नई आकाश गंगाओं का जन्म हो रहा है और पुरानी जो आकाश गंगाएं हैं वो केंद्र से दूर जाने के कारण बाहर वो पदार्थ बाहर चला जाता है, तो ये स्थिर अवस्था बनी रहती है, इनका ये कहना था। लेकिन रेड शिफ्ट प्रभाव के आधार पर इन्होंने यह दर्शा दिया बिग बैंग सिद्धांत वालों ने कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और आज भी यह तथ्य सर्वमान्य है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो आशा है आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हमारी कमियों को बताओ, सुधार करेंगे और आप इनको पढ़ा जरूर करो। कल हमने जो पहला लेसन कंप्लीट किया है तो आपकी वो जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके क्वेश्चन जरूर करो, वो आपका धर्म बनता है और आपको करना भी चाहिए। अब अपन ने ये पूरा किए, अपने आधुनिक सिद्धांत कर लिए और इससे पहले अपन ने आरंभिक सिद्धांत भी कर लिए, दोनों सिद्धांत अपन कर चुके हैं। तो ये दोनों अपन ने पढ़ लिए, अब आप भी पढ़ लेना, आशा है आपको समझ में आ जाएंगे। ये नोट्स बना लेना और आप ये ध्यान रखना कि कक्षा 11 में एक बड़ा प्रश्न जो पहली इकाई से आएगा वो बड़ा प्रश्न आपका यही होने वाला है, बिग बैंग सिद्धांत को विस्तार से समझाओ। हर वर्ष आता है और 11वीं की परीक्षा जिला स्तर पर होती है, तो ये मान के चलना कि 70% जिलों के पेपरों में बड़े वाले प्रश्नों में ये बिग बैंग सिद्धांत जरूर छपेगा। यह पेपर होने जब होंगे तो मैं प्रमाण के रूप में दर्शा दूंगा। मैं देखता आ रहा हूँ, आप भी देख लेना, ऐसा ही होगा। तो इस सिद्धांत को भी मतलब बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, उन सिद्धांतों को भी पढ़ लेना, क्योंकि आगे का जो अपन कार्य करने वाले हैं उसमें ये काम आएंगे। अपन ग्रहों की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड को जब पढ़ेंगे तो उसको, सौरमंडल को पढ़ेंगे, अपन पृथ्वी के विकास को भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये सिद्धांत है जो अपने काम आएंगे। और अब अपने घर की बात, आप जुड़ रहे हो, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आपकी ये नैतिक एक जिम्मेदारी बनती है कि आप जरूर अपने परिवार की मेंबरशिप बढ़ाओ।
अपने अपने संस्कृति को विकसित करने में सभी ऐसा ही करते हैं। तो सभी विकास जानवर हो वो भी अपने समुदाय का बड़ा बनाना चाहते हैं। कोई पौधा है वो भी अपने समुदाय को बड़ा बनाना चाहता है। भटनेर एजुकेशन हब आपका परिवार है, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने परिवार को बड़ा बनाओ। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए।